ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रिस्टोफर ने गहरी आवाज में अनिका से कहा, तुम्हारे बेटे और मेरी जान सिर्फ उस V16 पावर ड्रग के डोज में कैद है। अगर वह V16 पावर ड्रग मिल जाता है तो हम दोनों की जान बचाई जा सकती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उस नकाबपोश दुश्मन ने तुमसे वह V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का जरिया छीन लिया है। मेरे आदमी उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मगर मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं। अगर उस पार्सल में V16 पावर ड्रग मौजूद है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस पार्सल में V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का कोई क्लू रखा गया है जिसे तुम चालू कर सकती हो, तो V16 पावर ड्रग तक पहुंचने के बाद तुम मुझे भी V16 पावर ड्रग दोगी। अलेक्जेंडर और मेरी जान बचाई जा सकती है। बस तुम्हें अपनी माँ के छोड़े हुए क्लू पर ध्यान देकर उस ड्रग तक पहुंचना है। क्रिस्टोफर की बात पूरी होते ही अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी और तुम्हारे साथ यह सौदा करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? अनिका की बात सुनकर क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, तुम्हारा होने वाला पति रोहित मारवा मर चुका है। तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हें जिस पावर ड्रग की ज़रूरत है और तुम्हारी माँ ने जो पार्सल तुम्हारे लिए छोड़ा था वह भी तुमसे छीन लिया गया है, मगर अभी भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? अगर है तो बताओ। अनिका के सामने स्वाति मल्होत्रा ने छोड़ा हुआ मेटल बॉक्स पड़ा था, मगर अब तक यह बात फैल चुकी थी कि रोहित मारवा की मौत के बाद स्वाति मल्होत्रा ने छोड़ा हुआ पार्सल वह अनजान नकाबपोश आदमी अनिका से छीनकर भाग चुका था। धीरे धीरे अनिका को रोहित की पूरी प्लानिंग समझ में आने लगी थी। दरअसल अनिका इस इम्पेशेंट होकर बैंक की ओर निकली थी, तब रोहित ने अनिका पर नजरें बनाए रखी थी। अनिका भले ही किसी भी सावधानी से बैंक तक पहुंचने में कामयाब हुई थी, मगर अनिका के दुश्मन ने अनिका का पीछा करके उस बैंक का पता लगा लिया था। अनिका उस नकाबपोश आदमी की ताकत देख चुकी थी। अनिका अब तक जान चुकी थी कि V15 पावर ड्रग का डोज लेने के बाद अनिका के दुश्मनों में कितनी ताकत आ चुकी थी, और शायद रोहित भी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि इतने ताकतवर लोगों का मुकाबला करना अनिका और रोहित के बस में नहीं था। इसलिए रोहित ने इतनी लंबी प्लानिंग कर रखी थी। अनिका बार बार रोहित के शब्दों को याद करने की कोशिश कर रही थी। रोहित ने दरवाजा बंद करने से पहले अनिका से कहा था कि उस पर भरोसा रखे। दरवाजा बंद होने के बाद अनिका को दरवाजा लॉक होने की आवाज आई। रोहित ने बड़ी ही सफाई से स्वाति मल्होत्रा ने छोड़ा हुआ मेटल बॉक्स अनिका के हवाले कर दिया था। दरवाजा बंद होने के कुछ ही सेकेंड में एक जोरदार धमाके की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। अनिका अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतने कम वक्त में रोहित खुफिया रास्ते से बाहर निकलने में कामयाब कैसे हुआ था। अनिका यह भी जानती थी कि दुश्मन भी काफी ताकतवर था। उसे हराना रोहित के लिए बहुत मुश्किल था। तो क्या इसका मतलब यह था कि वह ताकतवर दुश्मन भी रोहित के साथ साथ उस बैंक लॉकर रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था? अनिका उस दुश्मन की ताकत देख चुकी थी। क्या रोहित बुरी तरह से जख्मी था, या उस कमरे से बाहर निकलने के बाद उस नकाबपोश आदमी ने रोहित को अगवा कर लिया था? यह बातें अनिका को अब सताने लगी थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि अगर रोहित जिंदा था तो अब तक वह सामने क्यों नहीं आ रहा था। जब अनिका यह सारी बातें सोच रही थी तब अचानक क्रिस्टोफर की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, जब हमारे दुश्मन का पता लग जाएगा तो मैं तुम्हें फिर से कांटेक्ट करूंगा। उम्मीद है अपने बेटे को बचाने की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में तभी भी जगी होगी। बहुत जल्द तुमसे कांटेक्ट करूंगा। यह कहते हुए क्रिस्टोफर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका अपने सामने पड़े मेटल बॉक्स को गौर से देखती रही। अनिका नहीं जानती थी कि उस मेटल बॉक्स के अंदर क्या था, मगर इतना जरूर जानती थी कि वो छोटे से बॉक्स के अंदर दुनिया को तबाह करने की ताकत समाई हुई थी। आशीष डोगरा ने अनिका से कहा था
कि 5 लोग भी 15 पावर ड्रग का डोज ले चुके हैं और वह अभी भी जिंदा हैं। एक क्रिस्टोफर, दूसरा आशीष डोगरा, तीसरा वो नकाबपोश आदमी जो अनिका और रोहित को बैंक में मिला था। अनिका उसकी ताकत देख चुकी थी, मगर अनिका यह भी जानती थी कि अभी भी 2 लोग थे जो भी 16 पावर ड्रग की तलाश में घूम रहे थे, केवल अपनी जान बचाने के लिए और अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए उन लोगों को भी 16 पावर ड्रग की जरूरत थी। तभी अचानक अनिका के कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। अनिका को भूमिका की आवाज़ सुनाई दी। भूमिका ने दरवाजे के बाहर से अनिका को आवाज़ लगाते हुए कहा, रोहित के अंतिम संस्कार से पहले दादी माँ तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। अंतिम संस्कार में तुम्हारा रहना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम इमोशनली कितनी हर्ट हो चुकी हो, मगर मैंने तुम्हारे लिए अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली है। तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। दरवाज़ा खोलो, दादी माँ तुमसे मिलकर तुमसे बात करना चाहती हैं। भूमिका की आवाज़ सुनते ही अनिका ने वह मेटल बॉक्स एक ड्रॉर में छुपा दिया। जब अनिका को यकीन हो गया कि उस मेटल बॉक्स पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, तो अनिका ने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही अनिका की नज़र भूमिका पर पड़ी, जिसे सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। भूमिका की आंखों में आंसू अब सूख चुके थे। भूमिका के ठीक बगल में लकड़ी का सहारा लेकर दादी माँ खड़ी थी। दादी माँ ने भी सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। दादी माँ का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दादी माँ ने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। दादी माँ का सर झुका हुआ था। अनिका ने जब भूमिका को दादी माँ के साथ अंदर आने का इशारा किया, तो दादी माँ ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, सच कहूँ तो रोहित की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। मैं यह बात अच्छी तरह से जानती हूँ। दादी माँ की यह बात सुनकर भूमिका और अनिका दोनों चौंक गए। हालांकि अनिका अभी नहीं जानती थी कि रोहित कहाँ था, मगर अनिका के चेहरे पर भूमिका और दादी माँ जितना दुख नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि अनिका जानती थी कि रोहित जिंदा था। दादी माँ ने जब अनिका की ओर देखा तो उन्हें और भी ज्यादा घुटन महसूस होने लगी थी। उन्हें अनिका के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी, मगर दुख कहीं कहीं नजर आ रहा था। इसलिए दादी माँ ने फिर से अपना सर झुकाकर अनिका से कहा, रोहित मेरे लिए मेरा सब कुछ था। हंसराज भले ही मेरा बेटा है, मगर मैंने हमेशा ही मारवा खानदान के वारिस के रूप में सिर्फ और सिर्फ रोहित को देखा था। अपने बेटे को दूर करके मैंने रोहित को बेहद कम उम्र में इस खानदान का वारिस बना लिया था। मैंने रोहित की देखभाल एक माँ बनकर की थी। रोहित ने भी खानदान की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी, मगर आज जब रोहित की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाते हुए देखकर मैं हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, तभी मुझसे मेरा रोहित छीन लिया गया। रोहित की मौत शायद मैं बर्दाश्त न कर पाऊं। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त कर पाऊं, मगर मरने से पहले मारवा खानदान की आन बान और शान के बारे में मुझे ही सोचना होगा। मारवा खानदान का फ्यूचर क्या होगा, यह मुझे ही सोचना होगा। मारवा खानदान का अगला वारिस आर्यन होगा। आर्यन अभी छोटा है, तुम आर्यन की माँ हो। बस सिर्फ इसी नाते की वजह से मैं कंपनी की और खानदान की जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपने जा रही हूँ। समझ लेना कि हमारे बीच में एक समझौता है। रोहित के दादाजी के गुजर जाने के बाद कम उम्र में रोहित पर खानदान की और कंपनी की जिम्मेदारियां आ गई थी। उस वक्त मैंने ही रोहित को सपोर्ट किया था। कुछ सालों पहले जहां मैं खड़ी थी, आज वहां तुम खड़ी हो। आर्यन की मां होने के नाते जब तक आर्यन मारवा खानदान की और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारियां संभालने के लायक नहीं हो जाता, तुम्हें ही यह सारी जिम्मेदारियां निभानी होगी। मैं यह तुम्हें कोई विरासत नहीं दे रही हूँ, बल्कि यूँ समझ लेना कि मेरे पोते की मौत के बदले तुम्हें मेरे लिए इतना तो करना ही होगा। दादी माँ की बातों में काफी दुख नजर आ रहा था। दादी माँ के चेहरे को देखकर अनिका को ये एहसास हो चुका था कि रोहित के लिए दादी माँ की जेन्युइन फीलिंग थी। वह सारी फीलिंग ठीक वैसी ही थी जैसी रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन के लिए अनिका के मन में थी। चाहे दादी माँ लोगों के साथ कितनी भी सख्ती से पेश आती हो, मगर जहाँ रोहित की बात आती थी, दादी माँ का दिल बिल्कुल मोम सा पिघल जाता था। और आज रोहित के मौत की खबर सुनकर दादी माँ की ऐसी हालत देखकर अनिका समझ चुकी थी कि चाहे दादी माँ पूरी दुनिया के लिए बेहद इगोइस्टिक औरत हो,
मगर रोहित के लिए वह सिर्फ एक दादी माँ थी और दादी माँ से भी बढ़कर वह रोहित के लिए एक माँ बनकर रही थी। अनिका जानती थी कि रोहित की जुदाई के गम में दादी माँ की खुद की जीने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मगर अनिका जानती थी इस वक्त वो दादी माँ को सच्चाई नहीं बता सकती थी। दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मैं जानती हूँ तुम एक बेहद छोटे शहर की परवरिश में पली बढ़ी हो, मगर तुम एक डॉक्टर हो, इसलिए तुमने जीने के तौर तरीके को जरूर सीखे होंगे। बस अब उन तौर तरीकों को तुम्हें सुधारते हुए अपने आप को मारवा खानदान की शान और शौकत में डालना होगा। रोहित के अंतिम संस्कार में देश और दुनिया भर के काफी नामी गिरामी लोग मौजूद होंगे। उनके सामने तुम्हें अब मारवा खानदान की बहू की जिम्मेदारी निभानी होगी। मारवा खानदान की बहू होने के नाते तुम्हें किस तरह से पेश आना है यह तुम कितने दिनों में जरूर जान चुकी होगी। चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मगर अब तुम्हें रोहित की विधवा बनकर उन जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेना होगा जो जिम्मेदारियां रोहित छोड़कर चला गया है। दादी माँ की आंखों में आंसू भर आए थे, मगर किसी तरह दादी माँ ने अपने आंसुओं को छलकने से रोक रखा था। दादी माँ ने किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अनिका से कहा, आज सबके सामने मैं खानदान की और कंपनी की जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप दूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार मेरी उम्मीदों पर खरी उतरोगी। ये कहने के बाद दादी माँ धीमे कदमों से लकड़ी का सहारा लेकर वहां से जाने लगी। भूमिका कुछ देर के लिए अनिका के साथ बातें करना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि दादी माँ की हालत बहुत खराब थी, इसलिए दादी माँ को सहारा देते हुए भूमिका दादी माँ के साथ वहां से चली गई। दादी माँ को धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए देखकर अनिका को अचानक ही अलेक्जेंडर की याद आने लगी। इस वक्त दादी माँ रोहित के लिए जो फील कर रही थी, अचानक ही वह सारी फीलिंग अनिका अच्छी तरह से समझ पा रही थी। दादी माँ इस वक्त रोहित की मौत के बाद जो महसूस कर रही थी, वह बात जब अनिका ने महसूस की, अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका था कि V16 पाउडर किसी भी तरह जल्द से जल्द अलेक्जेंडर के शरीर में इंजेक्ट किया जाए। यह बात दिमाग में आते ही अनिका ने दरवाजा बंद कर दिया और अच्छी तरह से लॉक कर लिया। तेजी से दौड़कर उस ड्रावर के पास गई जहां उसने वह मेटल बॉक्स छुपा रखा था। अनिका ने बड़ी ही ध्यान से और गौर से वह मेटल बॉक्स निकाला और अपने सामने पड़ी मेज पर रखा। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर इस मेटल बॉक्स के अंदर क्या था। अनिका जैसे ही वह मेटल का बॉक्स खोला, मेटल बॉक्स के अंदर अनिका को एक चिट्ठी मिली। अनिका ने वह चिट्ठी निकालकर फिर से मेटल बॉक्स को अच्छी तरह से चेक किया। उस मेटल बॉक्स में चिट्ठी के अलावा और कुछ नहीं रखा था। इसका मतलब साफ था कि चिट्ठी में V16 ड्रग तक पहुंचने का एक और जरिया लिखा गया था। अनिका ने जल्दी से वह चिट्ठी खोलकर चिट्ठी में लिखा मैसेज पढ़ने की कोशिश की, मगर चिट्ठी में मोर्स कोड के जरिए एक और पहेली लिखी गई थी। अनिका अब तक मोर्स कोड को ट्रैक करने की आदी हो चुकी थी, इसलिए बड़ी आसानी से स्वाति मल्होत्रा ने लिखे हुए कोड को क्रैक करते हुए अनिका ने एक पेन से पेपर पर अलग अलग अल्फाबेट्स लिखना शुरू किया। जब अनिका ने सारे कोड्स को क्रैक कर लिया तो अनिका चिट्ठी में लिखी बात पढ़कर हैरान रह गई। चिट्ठी में लंदन की एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखा था, जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके आगे लिखा गया था आर्काइव 004। अनिका यह पढ़कर हैरान हो गई। इसका मतलब यह था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आर्काइव 004 में V16 पाउडर ड्रग मौजूद था। अनिका जानती थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में स्थित थी। अनिका नहीं जानती थी कि लोगों की नज़रों से बचकर अब वह लंदन किस तरह जाए। एक तरफ रोहित मारवा की अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई थी और दूसरी ओर अनिका किसी भी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचना चाहती थी। अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर को बचाने का जरिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आर्शीव 004 में मौजूद था। अनिका जान चुकी थी कि अगर स्वाति मल्होत्रा ने वह बात किसी फाइल में लिखी थी तो जरूर वह फाइल में V16 पाउडर ड्रग को बनाने का फॉर्मूला लिखा होगा। अनिका जानती थी कि वह सबसे नजरें बचाते हुए लंदन नहीं पहुंच सकती थी, मगर अनिका को अचानक एक बात याद आई। अनिका ने अपना लैपटॉप खोलकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइट को हैक कर लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में से एक थी
इसलिए उसका सिस्टम हैक करना अनिका के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला था। आधे घंटे की मेहनत के बाद अनिका किसी तरह एस्ट्रा यूनिवर्सिटी के सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो गई। सिस्टम हैक करने के बाद अनिका ने आर्काइव 004 की फाइल में लिखी बातों को पढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही अनिका ने वह फाइल खोलने की कोशिश की, सिस्टम पर एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें लिखा था द फाइल हैज नो कंटेंट्स। अनिका यह मैसेज पढ़कर हैरान रह गई। इसका मतलब यह था कि उस फाइल में कुछ नहीं लिखा था। अनिका जब कुछ देर तक अपनी माँ की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती रही, तभी उसे एक बात समझ में आई। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि सिस्टम में अक्सर लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बातें अपलोड नहीं किया करते थे, चाहे वह हॉस्पिटल हो या कोई यूनिवर्सिटी। ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और इम्पोर्टेंट बातें अक्सर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटाबेस में फीड ही नहीं करते थे, ताकि कोई हैकर उनके सिस्टम में हैक करके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना जान सके। और V16 पावर ड्रग का फार्मूला अगर किसी के हाथ आसानी से लग जाए तो दुनिया भर में तबाही फैल सकती थी। यह बात तो अब तक खुद अनिका भी अच्छी तरह से जान चुकी थी। अब अनिका के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था कि वह खुद जाकर लंदन स्टॉ यूनिवर्सिटी से आर्काइव नंबर 004 में लिखी हुई बात को पढ़कर यह पता लगाएं कि आखिर V16 पावर ड्रग को बनाने का फार्मूला क्या था। अनिका बच्चों के साथ मारवा हाउस चली गई। अगले दिन रोहित का अंतिम संस्कार किया जाने वाला था। हालांकि अनिका जानती थी कि रोहित जिंदा था, मगर वह इस विधि को होते हुए नहीं रोक सकती थी। मारवा हाउस में सुबह सुबह मातम का माहौल छाया था। घर के सभी सदस्य रोहित मारवा के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए मेहमानों को हाथ जोड़कर ऐसे समय में मारवा खानदान के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कहते रहे। एक के बाद एक कई लोग रोहित के मौत की खबर सुनकर मारवा हाउस पहुंच रहे थे। देश के नामी गिरामी चेहरे मारवा हाउस से बाहर लगी भीड़ के बीच दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मारवा हाउस के बाहर एक पूरा शहर आकर खड़ा हो गया था। वहीं मारवा हाउस के टेरेस गार्डन में एलेक्जेंडर, रिया और आर्यन अपने अपने खेल में बिजी थे। तभी वहां सफेद कपड़े पहना हुआ लड्डू आया और तीनों बच्चों को देखकर कहने लगा, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पापा मर चुके हैं। इस वक्त तुम्हें रोना चाहिए। जरा बाहर जाकर देखो रोहित अंकल की मौत पर लोग कितने दुखी हैं, और तुम लोग अपने ही पापा की मौत पर दुखी नहीं हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? चलो फटाफट रोने लगो। लड्डू की बात पूरी होती ही रिया ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, देखो लड्डू, हमारे डैडी जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, हम क्यों रोएंगे? रिया की इस बात पर लड्डू ने अपना एक हाथ अपने सर पर मारते हुए कहा, अरे तुम पागल हो क्या? जरा जाकर देखो, गार्डन में एक बड़ा सा सफेद चादर से रोहित अंकल की लाश को रखा गया है। लोग उनके अंतिम संस्कार की विधि कर रहे हैं। कहीं लोग रो रहे हैं तो कहीं लोग मातम मना रहे हैं, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारे पापा नहीं मरे। आर्यन और एलेक्जेंडर रिया को आगे बोलने से रोकना चाहते थे, मगर रिया अभी रुकने वालों में से नहीं थी। लड्डू की आंखों में आंखें डालकर रिया ने कहा, देखो हमारी मम्मा ने कहा है कि पापा को कुछ नहीं हुआ है, हम लोग रोने वाले नहीं हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। रिया की इस बात पर अचानक लड्डू जोर जोर से हंसने लगा। फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए लड्डू ने रिया से कहा, अब तक सभी लोगों को पता लगा है कि तुम्हारे पापा की डेथ तुम्हारी मम्मा की वजह से हुई है, और इसीलिए शायद तुम्हारी मम्मा तुमसे झूठ कह रही हैं, मगर तुम तो सचमुच छोटे बच्चे निकले। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें झूठ कहा और तुमने उसे सच मान लिया। जैसे ही लड्डू ने अनिका को झूठी कहा, रिया को तेज गुस्सा आने लगा। रिया ने टेरेस गार्डन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और जोर से लड्डू के सर पे दे मारा। जैसे ही वह पत्थर लड्डू के माथे से टकराया, लड्डू अपना माथा पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और वहां से अपनी मम्मा को आवाज लगाते हुए भाग गया। लड्डू को इस तरह भागते हुए देखकर तीनों बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भूमिका के दिए हुए कपड़े पहनकर अनिका रोहित के अंतिम संस्कार में शामिल हो गई। लोग मारवा हाउस के गार्डन में बीचों बीच पड़ी लाश को उठाकर ले जाने लगे। सभी लोग दूर दूर से रोककर इस बात की गवाही देने लगे कि अगर रोहित से कितना प्यार करते थे, अनिका उनके चीख पुकारों में झूठ अच्छी तरह से पकड़ सकती थी। कई लोग ऐसे भी थे
जिन्हें सचमुच रोहित से काफी लगाव था। मगर जिन लोगों को सचमुच रोहित से लगाव था, उनकी आंखों में रोहित के बिछुड़ने का दुख साफ नजर आ रहा था। मगर जो लोग झूठ मूठ का ढोंग और दिखावा करना चाह रहे थे, वह लोग जानबूझकर अपना गला फाड़ फाड़ कर रोहित का नाम लेकर रोए चले जा रहे थे। उन सबको देखकर अनिका को इस बात का एहसास हो गया था कि बड़े लोगों के खानदान में जो रौनक और जो साथ साथ रहने की खुशियां नजर आती थी, वह सचमुच में अंदर से कितनी खोखली होती थी। जब बाकी लोग उस लाश को रोहित मारवा समझकर अंतिम संस्कार के लिए मारवा हाउस से बाहर ले गए, तो दादी माँ अचानक ही बेहोश हो गईं। अनिका बाकी लोगों की मदद से दादी माँ को अपने कमरे में ले गई। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ किस तरह से मेंटल ट्रामा से गुजर रही थी। अनिका ने डॉक्टर वांगापटो के फॉर्मूले से जो दिमाग को शांत करने वाली टेबलेट बनाई थी, वह टेबलेट लीला के पास मौजूद थी। उस टेबलेट का इस्तेमाल करते हुए अनिका ने दादी माँ को मेंटल ब्रेकडाउन से बचा लिया था। जब तक बाकी सब लोग अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूरी करके वापस आए, तब तक दादी माँ फिर से स्वस्थ हो चुकी थी। दादी माँ जानती थी कि अभी उनका फर्ज पूरा नहीं हुआ था। सब लोग जब अंतिम संस्कार की विधि पूरी करके घर वापस लौटे, तब दादी माँ ने ऑफिशियली सबके सामने अनिका को मारवा हाउस की और मालवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर सौंप दी। सभी लोग दादी माँ के इस फैसले से हैरान थे। अनिका एक तरफ V16 पावर ड्रग तक पहुंचकर अपने बेटे की जान बचाना चाहती थी, और दूसरी तरफ दादी माँ ने अनिका के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी थी। अनिका नहीं जानती थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को वह कैसे निभाएंगी, मगर दादी माँ के हुक्म को अनिका किसी भी हालत में नहीं टाल सकती थी। अनिका यह भी जानती थी कि रोहित की गैर मौजूदगी में रोहित के दुश्मन इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कंपनी को काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए रोहित की जगह परिवार के किसी और को रोहित की पोजीशन पर बिठाना भी खतरे से खाली नहीं था। सब लोगों के चले जाने के बाद अनिका बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। बच्चे सारी बातों से बेखबर अनिका की बात पर विश्वास करके अपनी मस्ती में खोए थे, जबकि अनिका बार बार मारवा हाउस से निकलकर किसी तरह लंदन पहुंचने का जरिया ढूंढ रही थी। अगले दिन सुबह जब अनिका की आंखें खुली, तब अनिका ने देखा कि उसके फोन पर चिराग मेहता के 25 मिस्ड कॉल थे। जैसे ही अनिका ने चिराग का कॉल रिसीव किया, चिराग ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, क्या हुआ मैडम, आप अभी तक पहुंची क्यों नहीं? जैसे ही चिराग ने यह बात कही, अनिका को अचानक ही इस बात का एहसास हुआ कि चिराग ने कल शाम को ही अनिका को बताया था कि सुबह 9 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई थी। रोहित की जगह अब अनिका कंपनी संभालने वाली थी, इसलिए यह मीटिंग करना बेहद जरूरी था। मगर जब अनिका ने घड़ी में टाइम देखा तो ऑलरेडी 9:30 बज चुके थे। वैसे तो रोहित की मौत के बाद चिराग कंपनी में नजर नहीं आया था, मगर जब चिराग ने देखा कि अनिका काफी देर तक पहुंची नहीं, तो धीमी आवाज में चिराग ने अनिका से पूछा, मैडम आपको याद तो था ना कि आज मीटिंग है? जैसे ही चिराग ने यह बात कही तो पीछे से पंकज मारवा की आवाज सुनाई देने लगी। पंकज पीछे बाकी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर से कह रहे थे, देखो महारानी तो अब तक जागी भी नहीं है, उनको तो याद भी नहीं है कि आज हम सब यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में मिलने वाले हैं। अब आप लोग ही बताओ, कंपनी के मालिक को कंपनी में होने वाली मीटिंग की परवाह नहीं, तो फिर वह कंपनी को कैसे चलाएंगे? अरे भाई, आजकल की बहुएं सुबह 11 बजे तक बिस्तर से निकलती नहीं हैं। जब तक वह सज संवर कर बाहर निकलेंगे, तब तक सूरज ढल चुका होगा, और देखते ही देखते हमारी कंपनी का सूरज भी इसी तरह ढल जाएगा। अब आप लोगों को तय करना है। मैं तो बोल बोल कर थक गया हूँ। माँ ने भी बुढ़ापे में यह किस तरह का फैसला लिया है। देख लेना, यह फैसला हम सबको भारी पड़ेगा। अगर कंपनी को बचाना है तो हमें ही कुछ करना होगा। पंकज मारवा की बात सुनते ही अनिका ने चिराग से कहा, मुझे याद है कि आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। मैं घर से निकल चुकी हूँ, ट्रैफिक में फंसी हूँ, आधे घंटे में ऑफिस पहुँच जाऊंगी। यह कहते हुए अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका फ्रेश होकर जल्दी से ऑफिस जाने के लिए अपने बेडरूम से बाहर निकली। भूमिका तेजी से चलकर अनिका की ओर आ रही थी। भूमिका ने अनिका से कहा, पापा का फोन आया था, वह कह रहे थे कि आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मगर तुम वहाँ नहीं पहुँची। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
मैं जानती हूँ कि रोहित के गुजर जाने की वजह से तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, मगर अगर इस वक्त तुमने कंपनी को नहीं संभाला तो तुम नहीं जानती कि कंपनी की बागडोर गलत लोगों के हाथों में भी जा सकती है। अनिका भी तेजी से सीढ़ियां उतरकर बाहर जाते हुए भूमिका से कहने लगी, मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगी, तुम फिक्र मत करना। यह कहते हुए अनिका अपनी कार में बैठकर तेजी से मारवा हाउस से बाहर निकल गई। वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर अनिका का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक आयुष अपनी जगह से खड़े होकर सबसे कहने लगा, भाभी जी जब तक यहाँ पहुँच नहीं जाती, क्या हम लोग इस बात का फैसला कर सकते हैं कि कंपनी की चेयरमैनशिप संभालने के लिए भाभी काबिल है भी या नहीं। आयुष की यह बात सुनकर सारे के सारे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आयुष और पंकज मारवा जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, आखिर वो घड़ी उनकी जिंदगी में आ गई थी। हालांकि उन बाप बेटे ने यह कभी नहीं सोचा था कि रोहित इस तरह से उनकी कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पर अब रोहित दूर तो हो ही चुका था, तो उनके पास यह सुनहरा मौका था रोहित की पोजीशन हासिल करने का। आयुष ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, आप लोग खुद ही देख लीजिए, जिस लड़की को हम लोगों की मीटिंग की कोई परवाह नहीं है, जिसे कंपनी के कामकाज के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिसे वक्त की कदर नहीं है, क्या आप लोग समझते हैं कि वो लड़की चेयरमैन की पोजीशन संभालने के काबिल है। जब आयुष ने यह बात सभी लोगों के सामने कही, तब भूमिका के पिता सुधीर मारवा अपने जगह से खड़े होते हुए कहने लगे, यह किस तरह की बातें कर रहे हो तुम आयुष? अभी रोहित को गुजरे एक दिन भी नहीं बीता और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। क्या तुमने कल सुना नहीं कि दादी माँ ने क्या कहा? इस कंपनी का अगला वारिस आर्यन मारवा है, और जब तक आर्यन कंपनी की जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं हो जाता, आर्यन की मां होने के नाते अनिका यह जिम्मेदारी निभाएगी। दादी माँ ने कल ही यह बात सबके सामने क्लियर कर दी थी, फिर आज तुम सबके सामने यह बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो? सुधीर मारवा की बात सुनने के बाद पंकज मारवा अपनी जगह से खड़े होकर कहने लगे, सुधीर जरा तुम आराम से बात करो। आयुष जो भी कह रहा है वो कंपनी की भलाई के लिए कह रहा है। हमें कंपनी हथियाने का कोई शौक नहीं है। बस इतने सालों में जो हमने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो नाम बनाया है, उसे डूबते हुए नहीं देखना चाहते हम लोग। और यह लड़की जिसे बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमारी मीटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं, हम में से किसी की टाइमिंग की कदर नहीं, आखिर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकती है? और तुम कहते हो कि आर्यन हमारी कंपनी का अगला वारिस है। चलो मैं भी मानता हूँ इस बात को, मगर आर्यन अभी 20 साल तक कम से कम इस कंपनी की जिम्मेदारियां संभालने के लायक नहीं बनेगा। तो क्या 20 साल तक हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या कंपनी को नुकसान पर जाता देखते रहेंगे? अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले 20 साल तो क्या, अगले कुछ ही महीनों के अंदर कंपनी बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमें इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। अरे माँ ने जो भी डिसीजन लिया है वो इमोशनल होकर लिया है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि हम भी माँ की तरह इमोशनल होकर प्रैक्टिकल डिसीजन लेना छोड़ दें। और प्रैक्टिकल डिसीजन यही होगा कि अनिका सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दी जाए और किसी ऐसे आदमी को पोजीशन पर बैठाया जाए जिसे बिजनेस की समझ हो, जिसे लोगों के काम करने के तरीके पर विश्वास हो और लोगों को भी उसके काम करने में विश्वास होना चाहिए। अपनी बात पूरी करने के बाद पंकज ने अपनी घड़ी में देखते हुए कहा, देखो अब कितना वक्त हो गया है, 9:30 बजे तक उस लड़की को मीटिंग में आ जाना चाहिए था, लेकिन देखो अब 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। इस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना वक्त जाया लगेंगे तो कंपनी के कामकाज का क्या होगा? पंकज की बात वैसे तो सबको ठीक ही लग रही थी। अनिका ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इतने लेट आकर सबका वक्त बर्बाद किया था और इस बात को लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनिका से काफी नाखुश हो चुके थे। मौके का फायदा उठाते हुए आयुष ने सभी लोगों से कहा, देखो जब मैंने घर पर कॉल किया था तो नौकर ने कहा था कि अनिका अभी आधे घंटे पहले ही घर से निकली है और दिल्ली की सड़क जाम को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगले 1 घंटे तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो क्या हम अगले 1 घंटे तक इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या मारवा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और
कॉलेज कैंटीन में फ्री पीरियड में बैठे हुए बच्चों में कोई डिफरेंस है या नहीं? इस बार भूमिका के पिता सुधीर के पास भी आयुष की दलीलों का कोई जवाब नहीं था। सुधीर ने धीमी आवाज में सभी लोगों से रिक्वेस्ट की, मुझे लगता है कि इस समय अगर हम सबको लेट हो रहा है तो हम यह मीटिंग दोपहर के बाद भी रख सकते हैं। सुधीर की बात सुनते ही कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा, अरे नहीं नहीं, शाम को तो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है। अगर इसी तरह हम मीटिंग कैंसिल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए वक्त निकालते रहें तो फिर बिजनेस करने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचेगा। कॉन्फ्रेंस के एक कोने में खड़ा चुपचाप रुचित सिंघानिया यह सब कुछ शांति से सुन रहा था। रुचित को दादी माँ ने खास मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भेजा था ताकि वो अनिका को रोहित का बिजनेस एम्पायर संभालने में मदद करे। रुचित सिंघानिया दादी माँ के मझले भाई का बेटा था। रुचित खुद एक MBA था और काफी बड़े कॉलेज से उसने मैनेजमेंट स्टडी करी थी। रुचित खुद एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रोफेशनल था और कई अरसे से सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज रुचित ने काफी अच्छी तरह से संभाल कर रखी थी। रुचित की उम्र कम थी, लेकिन उसकी बिजनेस क्वालिटीज देखते हुए रुचित को लगातार प्रमोशंस मिल रही थी। दादी माँ ने रुचित से खास रिक्वेस्ट करके अनिका की मदद करने के लिए उसे मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भेजा था। बिजनेस कम्युनिटी में होने की वजह से काफी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे पहले से जानते थे। लोग यह भी जानते थे कि रुचित यहाँ पर अनिका की मदद करने आया था। इसलिए सुधीर मारवा ने रुचित की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? रुचित ने घड़ी में देखते हुए सुधीर से कहा, मुझे लगता है कि अनिका जी सच में बहुत लेट हो चुकी हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का मतलब होता है एक दूसरे के वक्त की कदर करना और एक दूसरे के बिजनेस के तौर तरीकों से वाकिफ होना। मुझे लगता है कि अगर अनिका जी का यही रवैया है तो हम सभी को भी अपने आप को उनके तौर तरीकों में ढालना होगा। रुचित की यह बात सुनकर ज्यादा बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ने अपनी अपनी गर्दन झुका ली। रुचित की बात सुनते ही आयुष ने ताली बजाते हुए सबसे कहा, लो सुना आप लोगों ने, अब यह मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मीटिंग रूम कोई बिजनेस मीटिंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि एक शूटिंग लोकेशन बनकर रह जाएगा, जहां लोग अपना सारा काम छोड़कर हीरोइन की एंट्री का इंतजार करते रहेंगे। हीरोइन आएंगी, उसी के बाद शूटिंग शुरू होगी। आयुष की यह बात सुनकर सभी का सर शर्म से झुक गया। रूम में बैठे सभी लोग रोहित की काफी इज्जत करते थे, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से उठकर कोई जा नहीं रहा था। लोगों के चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुल गया। अनिका को दरवाजे पर खड़ा देखकर सभी लोग हैरान हो गए। अनिका के सैंडल के टक टक की आवाज सभी के कानों पर पड़ते ही सभी लोगों ने अपने आप को सीधा कर लिया और अपनी पीठ सीधी करके बैठ गए। सबको हैरानी इस बात को लेकर हो रही थी कि यह आयुष ने अभी अभी सबको बोला था कि घर के नौकर ने उसे बताया था कि अनिका आधे घंटे पहले घर से निकली थी और दिल्ली के ट्रैफिक में आधे घंटे में मारवा हाउस की कंपनी तक पहुंचना अनिका के लिए नामुमकिन था। अनिका ने ऑफिस के अंदर आते ही सभी लोगों को कहा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मैं आधा घंटा लेट हूँ। अनिका ने एक फॉर्मल ब्लेजर कोट पहन रखा था। अनिका ने भले ही कोई मेकअप नहीं किया था, मगर उसके कपड़े पहनने के तरीके से वो किसी बिजनेस वुमेन से कम नहीं लग रही थी। अनिका के बोलने के तरीके से सभी लोग प्रभावित हो गए थे। यहाँ तक कि आयुष भी अटकती हुई आवाज में अनिका के पास जाकर कहने लगा, अरे भाभी, आप इतनी जल्दी आ गई? मुझे तो लगा था कि आपको यहाँ पहुँचने में काफी देर हो जाएंगी। अनिका ने आयुष की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देरी क्यों होगी? आयुष ने फिर से अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, मुझे लगा कि आप कहीं मीटिंग के बारे में भूल चुकी होंगी। अनिका ने तुरंत इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं कैसे भूल सकती हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग। हाँ, मेरे आने में देरी हो चुकी है, यह बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन क्या है ना कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाने के लिए मुझे काफ़ी प्रिपरेशन करने थे और वो प्रिपरेशन करने में मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। यह कहने के बाद अनिका अपनी सैंडल से आवाज़ करती हुई सीधे रोहित के चेयर पर जाकर बैठ गई। अनिका के बात करने का कॉन्फिडेंस देखकर अब लोगों को यकीन हो गया था कि अनिका रोहित की पोजीशन संभालने के बिल्कुल काबिल थी।
भूमिका के पिता सुधीर ने जब अनिका को इस तरह से बात करते हुए देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका ने जरूर रोहित की पोजीशन तो ले ली थी, लेकिन अनिका नहीं जानती थी कि उस कुर्सी पर बैठकर उसे क्या करना था। अनिका जानती थी कि अब रोहित कुछ दिनों तक लौटने वाला नहीं था और अनिका रोहित की गैर हाजिरी में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को रोहित की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। रुचित सिंघानिया, जिसे खास दादी माँ ने अनिका की मदद करने के लिए ऑफिस भेजा था, वो अनिका के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। रुचित ने अपना इंट्रोडक्शन अनिका को दिया और यह भी कह दिया कि दादी माँ ने खास रुचित को अनिका को असिस्ट करने के लिए भेजा था। असिस्टेंट का नाम सुनकर अनिका समझ गई थी कि दादी माँ ने एक तीर से दो निशाने साधे थे। एक तो यह कि दादी माँ चाहती थी कि रुचित की मदद से अनिका आसानी से बिजनेस हैंडल कर पाए, और दूसरा यह कि रुचित हमेशा अनिका पर नजर बनाकर रखे। हालांकि अनिका को इन दोनों में से किसी बात से इतराज नहीं था। लगभग 2 मिनट तक रुचित और अनिका के बीच यह डिस्कशन चलता रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनिका के पास आकर कहा, यह मेरी एक फाइल है जो मैं चाहता हूं कि आप देख लें। दरअसल हमने कुछ दिन पहले एक पार्टनर्स के साथ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी। पार्टनर ने बिजनेस डील रोहित के साथ की थी। यह कहने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अचानक अपनी बात आगे कहने से रुक गया। अपना सर झुकाकर उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए अनिका से कहा, अब रोहित नहीं रहा तो मुझे लगता है कि हमें इस डील से भी पीछे हट जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए हमें? क्या इस डील से पीछे हट जाना चाहिए या फिर हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? इससे पहले कि अनिका फाइल को अपने हाथ में पकड़ती, उसकी डिटेल्स को पढ़ना शुरू करती, अचानक ही रुचित ने वो फाइल अपने हाथ में ले ली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। लगभग 1-2 मिनट तक उस फाइल को ध्यान से पढ़ने के बाद रुचित ने कहा, मुझे लगता है रोहित मारवा ने जो डील साइन की है, हमें उन डील को कायम रखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि रोहित मारवा ने कितनी इफिशिएंटली अब पिछले कई सालों से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभाला है। तो अगर रोहित मारवा ने कोई डिसीजन लिया है तो जरूर उसमें मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट होगा। इसलिए रोहित ने जो भी डील्स की हैं, हमें उन्हें एज इट इज आगे बढ़ाना चाहिए। रुचित ने जिस तरह से और जिस फुर्ती से बातें कही थी, उसे देखकर सुनकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे इशारे से वह लोग एक दूसरे से यह कह रहे थे कि अनिका तो सिर्फ एक शो पीस की तरह चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने वाली थी। असली लगाम तो रुचित सिंघानिया के हाथ में रहने वाली थी। लोग दादी माँ की इस चाल से काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। तभी एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी फाइल लेकर अनिका के पास आए और बोले, रोहित ने कुछ महीनों पहले गोल्ड कमोडिटी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। शायद उस समय रोहित ने सोचा था कि फ्यूचर में गोल्ड के भाव काफ़ी तेजी से बढ़ेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। गोल्ड कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के बाद से ही गोल्ड के भाव गिरना शुरू हो गए। देखते ही देखते हमने जिस भाव में गोल्ड खरीदा था, लगभग तब से लेकर अब गोल्ड के भाव में 20% की कमी महसूस की गई है। पर जहां तक मेरा मानना है, गोल्ड के भाव आगे और गिरने वाले हैं। कंपनी के नए चेयरमैन होने के नाते मुझे तुम्हारी राय चाहिए। हमें अब क्या करना चाहिए? अगर हम इस इन्वेस्टमेंट में अभी भी बने रहेंगे तो हमारा यह नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसे अभी बेच दे तो नुकसान होने से बच सकता है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात सुनते ही चिराग ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही रुचित ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे लगता है यहाँ हमें रोहित मारवा के लिए हुए डिसीजंस से कुछ अलग सोचना होगा। नुकसान घटाने के लिए उन्हें बेच देना ही अच्छा होगा। इस बार रुचित की कही हुई बात सुधीर मारवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अपनी जगह से खड़े होते हुए सुधीर मारवा ने रुचित से कहा, रुचित, तुम अनिका के असिस्टेंट हो, बिना पूछे अपनी कोई राय मत दिया करो। जो भी फैसला लेना है वो अनिका लेगी। सुधीर मारवा ने अनिका के ऊपर जो भरोसा दिखाया था, अनिका खुद नहीं जानती थी कि वो उस भरोसे के लायक भी थी या नहीं। तभी अचानक अनिका के फोन में इंपीरियल ग्रुप से किंग का एक मैसेज आया। किंग ने इंपीरियल ग्रुप की चैट पर लिखा था, सोने के भाव अगले 3 दिन में आसमान छूने वाले हैं।
अनिका किंग के मैसेज को देखकर हैरान हो गई। किंग ने अनिका को यह मैसेज प्राइवेट अकाउंट पर चैट के जरिए भेजा था। अनिका यह सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर किंग को कैसे पता चला कि अनिका के दिमाग पर इस समय क्या चल रहा था। जो बात मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मीटिंग में चल रही थी, वो बात किंग को कैसे पता चली? यह बात अनिका को चौंकाने वाली थी। अनिका लगातार मीटिंग में बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेहरा एक के बाद एक देखती रही। अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आने लगा था। अनिका के सामने खड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनिका से फिर से पूछा, बताओ अनिका, क्या करना चाहिए हमें? मेरे राय में गोल्ड में की हुई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को बेच देना ही सही रहेगा। अनिका ने चिराग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस रूम में कहीं नजर नहीं आ रहा था। चिराग का बिहेवियर रोहित की मौत के बाद काफी अजीब हो गया था। वो लगातार बार बार गायब होता रहता था। किंग का मैसेज पढ़ने के बाद अनिका ने अपना डिसीजन ले लिया था, मगर अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर आयुष मारवा को लगा कि अनिका को डिसीजन लेने में काफी परेशानी हो रही है। आयुष मारवा ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा, मुझे लगता है कि हमने यह सवाल किसी गलत इंसान को पूछ लिया है और हम सब यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अनिका एक डॉक्टर है। भला बिजनेस के बारे में अनिका कैसे डिसीजन ले सकती है? अनिका अच्छे से जानती थी कि आयुष और पंकज मारवा किसी भी हाल में अनिका को सबके सामने सिर्फ नीचा दिखाना चाहते थे और यह प्रूफ करना चाहते थे कि अनिका बिजनेस चलाने के और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन बनने के लायक नहीं थी। अनिका ने अपने न्यूजली अपॉइंट असिस्टेंट रुचित सिंघानिया की तरफ देखा, जो कि अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। रुचित को देखकर ऐसा लग रहा था कि रुचित जरूर बिजनेस के बारे में काफी कुछ जानता था, मगर वो जानबूझकर अनिका की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। असिस्टेंट होने के नाते रुचित अनिका को जरूर सलाह दे सकता था, मगर रुचित ने ऐसा करना ठीक नहीं समझा था। रुचित का हाव भाव देखकर अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि रुचित जानबूझकर अनिका को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाना चाहता था जिससे बाहर निकलने के लिए अनिका को रुचित की जरूरत पड़ी थी। अनिका को चुप देखकर अनिका के सामने खड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनिका से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें बिजनेस में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तुम शायद यह नहीं जानती कि रोहित ने गोल्ड में कुछ महीनों पहले जितना इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी रकम इतनी ज़्यादा है कि उस गोल्ड को अगर हम बेच दें तो एक छोटा मोटा देश चला सकते हैं। गोल्ड के लगातार गिरते हुए भाव को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा नुकसान से अब बचना चाहिए। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन होने के नाते अगर आप हमें कोई जवाब नहीं देना चाहती तो मुझे लगता है कि हमें बाकी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की सलाह से ही फैसला लेना होगा। जैसे ही उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यह बात कही तो पंकज मारवा और आयुष मारवा के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब वो समझ चुके थे कि अनिका बस इस कंपनी में एक कठपुतली बनकर रहेगी जो बाकी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के इशारे पर ही काम करेगी। पंकज मारवा को अपने सालों पुराना सपना नजर आ रहा था, मगर इससे पहले की मीटिंग में मौजूद बाकी लोग और कुछ कहते, अनिका ने अचानक ही अपने सामने पड़े पेपर को टेबल पर घुमाते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि यह इन्वेस्टमेंट हमें जारी रखना चाहिए, उसे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका की बात सुनते ही अचानक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में खामोशी छा गई। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी अनिका के सामने खड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनिका से कहा, देखो अनिका, गोल्ड के भाव लगातार गिर रहे हैं, हमें काफी नुकसान हो रहा है। अगर हम अभी भी इस इन्वेस्टमेंट में बने रहें तो हमारा नुकसान काफी बढ़ सकता है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात काटते हुए अनिका ने सभी से पूछा, क्या आज तक रोहित ने कभी कोई गलत फैसला लिया है? अनिका का सवाल सुनते ही सब लोग चौंक गए। रोहित की बिजनेस करने की स्ट्रेटजी पर कभी किसी ने शक नहीं किया था। रोहित ने कुछ ही सालों में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को काफ़ी फायदा पहुंचाया था। रोहित के बिजनेस सेंस को लेकर न सिर्फ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बल्कि बाकी बिजनेस ग्रुप में भी रोहित की हमेशा सिर्फ तारीफ होती रहती थी। हालांकि जब रोहित लोगों के लिए उनके बीच मौजूद नहीं था, मगर फिर भी लोगों के मन में रोहित के लिए काफ़ी इज्जत थी। खासकर रोहित की बिजनेस स्ट्रेटजी और बिजनेस सेंस को लेकर कभी किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया था। अनिका के सवाल का जवाब देते हुए आयुष ने अनिका से कहा, हाँ,
मैं जानता हूँ कि रोहित एक बिजनेस जीनियस था, मगर आखिर था तो वो एक इंसान ही। हो सकता है रोहित ने इस बार कोई गलती हो गई हो। रोहित की गलती को सुधारने के लिए अब तो खुद वो यहाँ है नहीं, इसलिए हम ही को उसकी गलती को सुधारना होगा। मुझे लगता है कंपनी को बड़े लॉस से बचाने के लिए हमें यह गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेचनी होगी। कंपनी के लिए यही सही रहेगा। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आयुष की इस बात से काफ़ी सहमत नजर आ रहे थे। तभी अनिका ने अपनी जगह से खड़े होते हुए सबसे कहा, मैं मानती हूँ कि आप लोग समझते हैं कि बिजनेस में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। मैं भी यह बात कबूल करती हूँ कि मुझे बिजनेस चलाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि अगर रोहित ने कोई फैसला लिया था तो वो बहुत सोच समझ कर लिया होगा। और फिर यह बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि बिजनेस में लॉस हो जाए और तो हम बिजनेस को बंद कर दें। इन्वेस्टमेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे शेयर मार्केट, शेयर के भाव में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। आज अगर भाव कम है तो हो सकता है कि कल उतनी ही तेजी से बढ़ जाए। हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि हमें इस इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए। अनिका की यह बात सुनने के बाद आयुष मारवा अनिका से कुछ कहने ही वाला था कि अनिका ने उसकी बात काटते हुए, एंड दिस इज माई फाइनल डिसीजन। और कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे कुछ कहता, इससे पहले अनिका ने कहा, मुझे लगता है कि आज की मीटिंग में इतना काफ़ी रहेगा। आप सभी लोगों को और भी कई काम होंगे, इसलिए आज की मीटिंग में यही बर्खास्त करती हूँ। अनिका का ऑर्डर मिलते ही सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए और अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल्स अनिका के सामने रखते गए। एक सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनिका से कहा, यह सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग हैंडल कर रहे हैं। यह सारी फाइल्स आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपको यह पता लग जाए कि कंपनी अब तक किस तरह से काम कर रही थी और कंपनी के आगे फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइल्स रखते हुए कमरे से बाहर चले गए। पंकज मारवा और आयुष भी कमरे से बाहर चले गए। कुछ महीनों पहले रोहित के कहने पर पंकज मारवा ने गोल्ड सिक्योरिटी पर इन्वेस्टमेंट की थी, मगर रोहित ने पंकज मारवा को 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाने को कहा था, जिसकी जगह पर पंकज ने 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया था। पंकज मारवा को रोहित की बिजनेस सेंस पर पूरा भरोसा था, इसलिए अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट से 800 करोड़ भी उन 400 करोड़ में जोड़कर पंकज मारवा ने गोल्ड सिक्योरिटी बाजार से उठाई थी। मगर जिस दिन से मार्केट में गोल्ड का भाव कम होने लगा, पंकज मारवा ने एक अलग ही प्लान बनाया। रोहित के गुजर जाने की खबर मिलने पर पंकज मारवा ने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से 800 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी कंपनी के नाम कर दी थी। पंकज मारवा ने अकाउंट में यह दिखा दिया था कि रोहित के कहने पर उसने कुछ महीनों पहले 1200 करोड़ गोल्ड में इन्वेस्ट किया था। अब क्रॉस चेक करने के लिए ना तो रोहित जिंदा था और पंकज मारवा को झूठा साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। पंकज मारवा ने बड़ी आसानी से अपने साथ होने वाला नुकसान कंपनी के नाम कर दिया था और अब पंकज मारवा और आयुष को इस बात की गारंटी थी कि अनिका के लिए फैसले की वजह से कंपनी को बहुत जल्द बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, जिसकी वजह से लोगों का अनिका के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भरोसा अनिका के ऊपर से उठ गया तो अनिका का काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यह बात पंकज मारवा और आयुष अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए दोनों बाप बेटे जब कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले तब एक दूसरे को देखकर उन दोनों ने एक हल्की स्माइल पास करते हुए एक दूसरे से कहा, ऑल द बेस्ट। पंकज मारवा ने अपने बेटे की पीठ सहलाते हुए कहा, बेटा बहुत जल्द तुम्हें वो चेयरमैन की पोजीशन मिलने वाली है, तैयार रहना। पंकज मारवा की बात सुनकर आयुष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमरे से निकल गए तो अनिका वहीं टेबल पर बैठी यह सोचती रही कि आखिर चिराग और रोहित का वफादार अब्दुल नजर क्यों नहीं आ रहे थे। बोर्ड मीटिंग में गोल्ड के बारे में डिसीजन होना और ठीक उसी वक्त किंग का मैसेज आना, रोहित की मौत के बाद चिराग मेहता का ऐसे बार बार गायब हो जाना, क्या यह सारी चीजें रोहित की किसी प्लानिंग की ओर इशारा कर रही थी? अनिका बड़े ही ध्यान से रोहित की हर एक प्लानिंग को समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका यह भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर किंग को
कैसे पता चला कि इस वक्त अनिका को गोल्ड सिक्योरिटी को लेकर सजेशंस की जरूरत थी। हॉस्पिटल में बूढ़े बाबा ने अनिका से साफ साफ कहा था कि अगर अनिका दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड से लड़ना चाहती है तो उसे किंग का सहारा लेना होगा। मगर आज हुए हादसे के बारे में सोचकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे किंग उसे खुद सहारा दे रहा था। कुछ देर तक काफी गहराई में सोचने के बाद भी जब अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने अपने सामने पड़ी सारी फाइल से उठाई और वो बाहर की ओर चलने लगी। जैसे ही अनिका कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे के पास पहुंची, पीछे से रुचित सिंघानिया ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अनिका जी, लाइए वो फाइल मुझे दे दीजिए। वो सारी फाइल्स मैं स्टडी कर लूँगा। आखिर दादी माँ ने मुझे यहाँ आपके असिस्टेंट के तौर पर भेजा है। आपका काम कम करना ही मेरा फर्ज है। यह कहकर रुचित ने अनिका के हाथों से फाइल लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। तभी अनिका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रुचित से कहा, कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। रुचित अनिका की बात सुनकर चौंक गया। इससे पहले कि रुचित अनिका से कोई सवाल कर पाता, अनिका दरवाज़ा खोलकर वहां से बाहर चली गई। अनिका को रुचित का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अनिका ने सोचा था चिराग मेहता कंपनी चलाने में अनिका की मदद करेंगे। चिराग की जगह रुचित को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में देखकर अनिका पहले से काफ़ी परेशान थी। उसके बाद रुचित का रवैया देखकर अनिका को रुचित के इंटेंशंस पर डाउट होने लगा था। रोहित के गैर हाजिरी में अनिका को मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हर कदम फूक फूक पर रखना था। अनिका अपने आसपास एक भी ऐसा इंसान को नहीं रखने देना चाहती थी जिससे इंटेंशन सही न हो। रोहित के पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले लोगों को रोहित ने पहले ही पहचान लिया था, मगर रुचित के बारे में अभी भी अनिका कुछ जान नहीं पाई थी। सारी फाइल लेकर अनिका अपनी कार में बैठकर ऑफिस से मारवा हाउस लौट गई। अनिका गहरी सोच में डूबी हुई जब अपने कमरे में पहुंची तो एक जैसे दिखने वाले 3 चेहरे अनिका की ओर अपनी मासूम आंखों से देख रहे थे। एलेक्जेंडर ने अनिका से पूछा, क्या तुम्हें डैड की याद आ रही है? अनिका ने एलेक्जेंडर के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, यह कह सकते हो तुम। एलेक्जेंडर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा ही होता है। तुम जिससे प्यार करो और वो अचानक से तुमसे दूर चले जाएं तो बहुत दुख होता है। मुझे भी यह दर्द महसूस होता है। मेरे कई दोस्त मुझे एक एक करके छोड़कर चले गए हैं। एलेक्जेंडर की बात सुनते ही रिया ने एलेक्जेंडर से कहा, तुमने सुना नहीं कि माँ ने क्या कहा था? डैड से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, वो जल्दी वापस घर आ जाएंगे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? एलेक्जेंडर ने रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या तुम मम्मा की आंखें में झूठ नहीं पड़ सकती? एलेक्जेंडर की बात सुनते ही नन्ही सी रिया ने अनिका को गौर से देखना शुरू किया। कुछ देर अनिका को देखने के बाद रिया ने एलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, हाँ, मम्मा के चेहरे पर काफ़ी थकान नजर आ रही है। लगता है मम्मा को काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद रिया ने अनिका की तरफ देखकर कहा, तुम फिक्र मत करो मम्मा, आज से एलेक्जेंडर और आर्यन काम में आपकी मदद करेंगे। रिया की बात सुनते ही एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही चौंक गए। दोनों रिया को घूर घूर कर देखने लगे। कुछ देर बाद एलेक्जेंडर ने भी अनिका की ओर देखकर कहा, फ्यूचर में वैसे भी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आर्यन को ही संभालनी है, इसलिए मुझे लगता है कि आर्यन ही आपको मदद करेगा। एलेक्जेंडर को इस तरह की बात करते हुए देखकर आर्यन हैरान रह गया, मगर आर्यन जानता था कि अनिका काम के प्रेशर की वजह से काफ़ी परेशान थी। आर्यन भी अनिका की मदद करना चाहता था। आर्यन ने अपने दोनों हाथ अनिका की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, लाओ मम्मा, मुझे वो सारी फाइल्स दे दो। तुम अब जाकर आराम करो। मुझे 6 से 7 घंटे लगेंगे सारी फाइल्स पढ़ने में। उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आर्यन की यह बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अपने 6 साल के बेटे को इस तरह की बातें करते सुनकर अनिका हैरान हो गई थी। हालांकि अनिका को रोहित ने पहले भी कहा था कि आर्यन बाकी बच्चों से काफ़ी तेज था। वो जिंदगी में हर फैसले सोच समझ कर लिया करता था। आर्यन भले ही ज़्यादा बोलता नहीं था, मगर सोचता बहुत था। वो हर चीज़ को गहराई से सोचकर उसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही कोई फैसला लिया करता था। मगर अनिका नहीं जानती थी कि उसका 6 साल का बेटा
इतना काबिल हो गया था कि बिजनेस से रिलेटेड फाइल्स पढ़कर अपनी मम्मा की मदद करने की कोशिश भी करने लगा था। तीनों बच्चों ने कुछ कुछ फाइल्स अनिका के हाथ से ले ली और आर्यन के स्टडी टेबल पर रख दी। फिर रिया अनिका का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर ले गई। रिया ने अपनी इनोसेंट आवाज में अनिका से कहा, मम्मा अब कुछ देर तुम आराम करो, आर्यन सब कुछ संभाल लेगा, डोंट वरी। रिया की यह बात सुनकर अनिका के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने रिया के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुम्हें बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? रिया ने इस बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, कैसे नहीं है? गेम खेल खेल कर मैंने काफ़ी टोकन्स कमाए हैं। मैं तो पहले से बहुत बड़ी बिजनेस वुमन हूँ। हाँ, एलेक्जेंडर और आर्यन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे लेवल तक पहुँचने के लिए। आर्यन बड़े ही ध्यान से स्टडी टेबल पर रखी फाइल्स को पढ़ने लगा। एक के बाद एक पन्ने पलटकर आर्यन फाइल्स में लिखी एक चीज को समझने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद लकड़ी का सहारा लेकर दादी माँ कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद दादी माँ ने जो देखा वो देखकर दादी माँ को अनिका के ऊपर काफी गुस्सा आने लगा था। अनिका बड़े ही आराम से अपने बिस्तर पर लेटी थी और रिया अनिका का माथा दबा रही थी, जबकि ऑफिस की सारी फाइल आर्यन पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अनिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दादी माँ ने एक दो बार अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। दादी माँ को देखते ही अनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई। धीरे धीरे अनिका की ओर आगे बढ़ते हुए दादी माँ ने कहा, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने रुचित को नौकरी से निकाल दिया? मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके रुचित को तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा था। रुचित मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुका है, काफ़ी अच्छी तरह से बिजनेस मैनेज करना जानता है, फिर तुमने उसे निकाल क्यों दिया? दादी माँ का शरीर अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा था। दादी माँ की आवाज़ में भी अब वो गर्मी नहीं थी जैसे पहले थी। रोहित की मौत की खबर ने दादी माँ को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अनिका दादी माँ की इमोशंस अच्छी तरह से समझती थी और रोहित की मौत की खबर सुनकर दादी माँ के ऊपर क्या गुजर रही थी वो बात भी अनिका अच्छी तरह से जानती थी। अनिका ने दादी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने उसे सिर्फ इसलिए आने से मना किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी कोई ज़रूरत है। मैं कंपनी संभाल लूँगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका एहसास है मुझे। हालांकि दादी माँ अनिका की इस बात से और उसके आश्वासन से बिल्कुल खुश नहीं थी। दादी माँ ने अनिका से कहा, मैंने तुम पर सिर्फ इसलिए भरोसा किया है क्योंकि तुम आर्यन की माँ हो। आर्यन की माँ होने के नाते तुम इस घर की बहू हो, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुमने पहले ही दिन मुझे निराश कर दिया। मैंने सुना है कि तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात न मानकर एक घाटे का सौदा हाथ में लिया है। सोने का भाव बाजार में गिर रहा है, फिर भी तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सोने की इन्वेस्टमेंट को बेचने की परमिशन नहीं दी। इससे पहले कि अनिका इस बात का जवाब देने की कोशिश करती, दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम जानती हो वहाँ आयुष और पंकज मार्केट में क्या बातें फैला रहे हैं? भले ही पंकज मेरा ही बेटा है, मगर मैं उसकी हर चाल को बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो लोग यही बातें कर रहे हैं कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नई चेयरमैन को बिजनेस करना नहीं आता। घाटे का सौदा करके पहले ही दिन मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को अनिका ने कम से कम 1200 करोड़ के नुकसान की ओर धकेल दिया। दादी माँ की आवाज़ और कॉन्फिडेंस दोनों ही पहले से ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके थे। अनिका उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। अनिका जानती थी कि ज़्यादा मेंटल प्रेशर देने से दादी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ सकती थी। दादी माँ के पास आते हुए अनिका ने बड़ी धीमी आवाज़ में दादी माँ से कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कंपनी बिल्कुल ठीक से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी और हमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अनिका की बात पूरी होते ही दादी माँ ने अनिका से कहा, अरे तुम बिजनेस को नहीं समझती। मैं जानती हूँ कि तुम एक डॉक्टर हो और एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हारी काफ़ी तारीफ भी सुनी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिजनेस की हर एक चीज़ को अच्छे से समझती हो। तुम क्या जानो मार्केट क्या होता है, शेयर बाजार क्या होता है। मैंने सुना है पिछले कई दिनों से सोने के भाव में लगातार गिरावट आ रही है और यह बात कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने तुम्हें यह सलाह दी थी कि गोल्ड में किया इन्वेस्टमेंट हम इसी वक्त बेच दें।
वैसे तो अनिका को जो बात किंग से पता चली थी वो खबर वो किसी को सुनाना नहीं चाहती थी, मगर दादी माँ की आंखों में चिंता देखकर और दादी माँ की हेल्थ देखकर अनिका ने दादी माँ को धीमी आवाज में कहा, देखिए दादी माँ, सोने का भाव कुछ ही दिनों में फिर से तेजी पकड़ लेगा। हमें नुकसान नहीं बल्कि प्रॉफिट होगा। अनिका की यह बात सुनकर दादी माँ ने अपने दोनों हाथ अपनी छड़ी पर रख दिए और अपनी छड़ी के सहारे दादी माँ बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखने लगी। कुछ देर बाद एक लंबी सांस भरने के बाद दादी माँ ने अनिका से कहा, देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और वो इसलिए है क्योंकि तुम रोहित की पसंद हो और रोहित के बच्चों की माँ हो। मैं यह भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम यह जिम्मेदारी निभाने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुई हो ताकि फ्यूचर में तुम यह विरासत आर्यन और अपने बाकी बच्चों को दे सको। मगर विरासत तब बचेगी अगर तुम उसे अच्छी तरह से संभाल पाओगी। इस तरह से सोचे समझे बिना अगर तुम डिसीजन लेती जाओगी तो बहुत जल्द हमारी कंपनी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अनिका ने फिर से दादी माँ की बात काटते हुए कहा, दादी माँ, आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि हमें प्रॉफिट होगा। मैं यह बात अच्छी तरह से जानती हूँ। दादी माँ ने अनिका से पूछा, तुम किस तरह से जानती हो? तुम्हें ना तो बिजनेस में दिलचस्पी है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। तुम्हें शेयर बाजार में होने वाले बदलाव के बारे में कैसे पता? अनिका जानती थी कि वो चाहकर भी दादी माँ को सच्चाई नहीं बता सकती थी, इसलिए अनिका ने दादी माँ की बात पलटते हुए कहा, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया है। तभी दादी माँ के ठीक पीछे खड़े रुचित सिंघानिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, और मुझे मार्केट के एनालिस्ट ने कहा कि सोने के भाव में और भी ज्यादा गिरावट होने वाली है। हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तुमने जो फैसला लिया है वो कंपनी के लिए काफी बड़ा नुकसान लेकर आ सकता है। अनिका रुचित सिंघानिया को वहां देखकर बहुत हैरान हो गई। रुचित ठीक दादी माँ के पीछे पीछे अनिका के कमरे में आया था। रुचित की पूरी बात सुनने के बाद दादी माँ ने अनिका से कहा, रुचित बिल्कुल ठीक कह रहा है। रुचित ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में अच्छी तरह से जानता है। वो जो कह रहा है वो सही ही होगा। दादी माँ की बात सुनने के बाद रुचित ने अनिका की ओर देखकर कहा, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं। रुचित ने अपना हाथ में पकड़ी एक फाइल अनिका और दादी की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मैंने काफ़ी पैसा खर्च करके एक बहुत बड़े बिजनेस एनालिसिस से यह इंफॉर्मेशन निकाली है। उन सभी का यही कहना है कि सोने के भाव आगे चलकर और गिरने वाले हैं, और यह वही एनालिसिस है जिसने 4 साल पहले यह प्रेडिक्ट किया था कि बाजार में काफ़ी गिरावट आने वाली है। 3 साल पहले शेयर मार्केट के साथ क्या हुआ था यह बात तो सभी जानते ही हैं, लेकिन यह बात सबसे पहले इन्हीं एनालिसिस ने प्रेडिक्ट की थी। मैंने काफ़ी भारी फीस चुकाकर स्पेशली उन्हें यह केस दिखाया था। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद वो लोग भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इसी वक्त बेच देना चाहिए, वरना हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दादी माँ ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए अनिका से कहा, नुकसान की मुझे कोई परवाह नहीं है। 1000 या 1200 करोड़ का नुकसान हो जाता है तो मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ बात इज्जत की है। जरा सोचो, पहले ही दिन तुम कंपनी के लिए इतना बड़ा नुकसान करोगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी बाहर। लोग तो यही कहेंगे कि रोहित के जाते ही घर की बहू ने नुकसान करना शुरू कर दिया। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लोगों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। रोहित के दादाजी और उसके बाद रोहित ने मिलकर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को जिस ऊंचाई के मुकाम पर पहुंचाया है, वहां से गिरते हुए जरा भी देर नहीं लगेगी। जब कंपनी को एहसास होगा कि कंपनी का चेयरपर्सन एक नाकाबिल और गैर जिम्मेदार लड़की है, तो लोग हमसे पीछा छुड़वाने की कोशिश करने लगेंगे। अनिका दादी माँ की मानसिक परिस्थिति अच्छी तरह से समझ सकती थी, मगर अब अनिका के लिए दादी माँ की बातें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। अनिका जानती थी कि दादी माँ समझती थी कि अनिका एक छोटे से शहर में आम लोगों के साथ पली बड़ी हुई है और उसे बड़े बड़े शहरों के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि दादी माँ को अनिका के दोस्त पर भी भरोसा नहीं था। दादी माँ को रुचित के कहे हुए एनालिसिस पर ज्यादा भरोसा था, इसलिए अपनी आवाज जरा सी ऊंची करते हुए अनिका ने दादी माँ से कहा,
देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। हाँ, मैं रोहित के बच्चों की माँ जरूर हूँ, मगर मैं रोहित की पत्नी अब तक नहीं बनी थी। हमारी शादी नहीं हुई थी, मगर फिर भी रोहित की गैर हाजिरी में मैं रोहित की सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे रोहित की कुर्सी पर बैठना है तो फैसले भी मुझे खुद ही लेने होंगे। जो फैसला मेरा होगा वही कंपनी के लिए आखिरी फैसला होगा। अनिका के बदले हुए तेवर देखकर खुद दादी माँ भी हैरान रह गई थी। अनिका की बात सुनते ही रुचित ने अनिका के सामने रखी फाइल्स जोर से बंद करते हुए अनिका से कहा, ठीक है, अगर आपको अपने दोस्त की कही बातों पर इतना ही यकीन है तो चलिए मेरे साथ एक शर्त लगा लीजिए। अगर शर्त में मेरी जीत हुई तो आप मुझे दुगनी तनख्वाह देकर मेरी नौकरी वापस करेंगे, और अगर मेरी हार हुई तो मैं सामने से अपना रजिस्ट्रेशन अपने हाथ में थमा दूंगा। दादी माँ ने जैसे ही यह बात सुनी, दादी माँ ने अटकती हुई आवाज में रुचित से कहा, नहीं नहीं, कंपनी छोड़ने की बात मत करो। तुम रुचित, देखो, तुम्हें अनिका के साथ रहकर इस कंपनी के फैसले में तुम उसकी मदद करनी है। दादी माँ की इस बात का जवाब देते हुए रुचित ने कहा, देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे घर वाले भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। मगर मुझे नहीं पता था कि पहले ही दिन मुझे इतनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिना किसी कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और अब जब मैं कंपनी के फायदे की बात कर रहा हूँ तब भी मेरी बात नहीं मानी जा रही है। मेरे सालों की मेहनत और मेरी इतनी पढ़ाई की कोई कदर नहीं है यहाँ पर। अरे, मैं तो यह सब कुछ अनिका जी की भलाई के लिए कह रहा था। अगर नुकसान से बचना है तो अभी इसी वक्त सारा इन्वेस्टमेंट डिस्पोज कर दीजिए और कंपनी को नुकसान से बचा लीजिए और अपने आप को जिल्लत से बचा लीजिए। ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, और फ्यूचर में कुछ महीनों बाद गोल्ड के दाम बढ़ में जाते हैं तब भी आपका पलड़ा भारी रहेगा। आप पंकज मारवा जी को यह कह पाएंगे कि देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कि गोल्ड के दाम बढ़ने वाले हैं। बिजनेस करते वक्त यह सारी चीजें सीखनी चाहिए। यहाँ हार में भी आपकी जीत होगी और जीत तो आपकी जीत होगी ही। रुचित की यह बात सुनकर दादी माँ को यह यकीन हो गया था कि रुचित ही वो इंसान था जो अनिका को इस मुश्किल समय में मदद कर सकता था। रुचित की बात पूरी होने के बाद अनिका ने बड़ी ही कॉन्फिडेंटली उससे कहा, ठीक है, तो देखते हैं कि जीत किसकी होती है और हार किसकी। तब तक के लिए आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है।